हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बैतूल जिले को हरा भरा बना दिया। सखियों, आज जो हरियाली हम अपने आसपास देखते हैं, यह कहीं न कहीं इन्हीं की संस्था की मेहनत का नतीजा है। नमस्कार सखी श्रोताओं, आज की बात में हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे खास शख्स से जिन्होंने पर्यावरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह ग्रीन टाइगर्स नामक संगठन से जुड़े हैं, जो हमारे बैतूल जिले में जगह जगह पर पेड़ लगाने का कार्य करती है। तो सखियों, आज हमारे साथ है एक समाज सेवी श्रीमान तरुण वैद्य जी। नमस्कार सर, महिला जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राम राम, नमस्कार। आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सर, पर्यावरण संतुलन आजकल एक बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि पर्यावरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? एक सुरक्षित और अच्छी जीवन शैली के लिए मानव समाज और अपने आसपास के वातावरण को एक अच्छा माहौल देने के लिए प्रकृति, पर्यावरण और जल तीनों ही एक बेसिक चीज होती है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता होती है और इनको संरक्षित, सुरक्षित और व्यवस्थित रखना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अति आवश्यक है। जी सर। सर, आप इस क्षेत्र में कैसे आए? इस संस्था बनाने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही है? हमारे यहाँ बैतूल जिले का जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, वहाँ पे हम लोग सब प्लेयर्स लोग जमा होते थे। तो गर्मी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, गर्मी के मौसम में उमस हो जाना, गर्मी लगना, तो उस समय सभी लोगों ने विचार करा कि पौधे लगा के उसको पाल के पेड़ बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि एकमात्र ऐसी धरती पर एक ऐसा जीवंत प्राणी होता है पेड़ पौधे, जो कि सब कुछ संतुलित करने में सहायक है। मतलब जल को भी, पृथ्वी को भी, धरती को भी, मिट्टी को भी, उमस को भी और सारी चीजों को। तो हम लोगों ने सभी लगभग 50 से 55 युवा साथी थे, उन लोगों ने शुरुआत करी और शुरुआत करके हम लोगों ने आपस में कलेक्शन करके 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए कलेक्शन करके पौधे लाए, पौधे लगाए। रोज अपने घर से पानी लेकर जाते थे और कुप्पियों में ले जाकर उन पौधों को पालते थे। तो आम जन के बीच में वो मैसेज गया, तो वहां से हम लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रेरणास्पद रूप में सहयोग मिलता चला गया कि सभी लोगों ने, किसी ने तन से, किसी ने धन से, किसी ने मन से हमारी मदद करते गए। और आज ये कारवा ऐसा है कि संस्था के सभी सहयोगियों के माध्यम से हम लोग 2.25 लाख पौधे लगभग पूरे जिले में लगा चुके हैं। जी सर। और आपकी संस्था ये भी ध्यान देती कि सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, साथ में उनको पालना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उद्देश्य तो शुरू से ही रहा है और शायद ये हमेशा रहेगा भी जब तक ये संस्था चलेगी और जब तक इस संस्था के माध्यम से हम लोग जल, जंगल, जमीन को लेकर कार्य करते रहेंगे। ये उद्देश्य हमारा बिल्कुल निश्चित है कि अगर पौधे लगाए हैं तो पेड़ बनना चाहिए, नहीं तो पौधे बिल्कुल ना। जैसा मैं सभी को बताना चाहूंगा, सभी श्रोताओं को, कि जिस प्रकार से हम पौधों का चयन करते हैं, वो चयन बहुत जरूरी है। कि आम के पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, ये पौधों को हमको एक कवर्ड कैंपस में लगाना चाहिए। हम अगर जैसे रोड किनारे लगा रहे हैं तो हम छायादार पौधों पे देना चाहिए, जिनको कि जानवर नुकसान न करे, जो कम पानी में पल जाए। यदि हम जंगल में जा रहे हैं पौधे लगाने, पहाड़ पे जा रहे हैं, तो जंगली पौधों पे हमको अटेंशन देना चाहिए। नदी किनारे कौन से लगाना चाहिए, जहाँ पर पानी भी सुरक्षित हो। उसका वो फायदा ये जब मिला है कि वो पौधे सुरक्षित है। जी सर, अक्सर लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिनका समाधान सरकारें ही कर सकती हैं। तो इसमें एक आम इंसान या आजकल की युवा पीढ़ी की क्या भूमिका हो सकती है? वह अपना योगदान कैसे दे सकता है? मैं इस आपके महिला जगत कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि महिलाएं जो होती है वो एक माँ का स्वरूप होती है। जिस प्रकार से वो सभी को संरक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित करके घर परिवार से लेकर सारे लोगों को हमेशा मदद करती है, वैसी प्रकृति, धरती और नदी, ये तीनों भी एक माँ का रूप होती है। इन्होंने हमेशा दिया ही है, धरती ने भी दिया है और नदी ने भी दिया है। तो यहाँ पर एक आम आदमी माँ से जब लेता है तो वो देता क्या है, ये सोचना पड़ेगा। जरूरत सभी की पड़ती है, पर आमजन ये बोले कि यार मुझे नहीं करना है, तो भाई क्या आप पानी नहीं पीते? भले ही कहीं का पीते हो। क्या आप सांस नहीं लेते? भाई सांस तो लेते हो। तो आपको नहीं करना है या नहीं का योगदान देना सरकार ही करेगी, ऐसा संभव नहीं है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के, सरकार के साथ में हमारे मुद्दों को रखकर, प्रकृति जैसा जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन और जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है अभी, वो सारा एक बेसिक ऐसा मुद्दा है। आप देख रहे होंगे कि पूरा विश्व इन चीजों से परेशान है। जिस प्रकार से प्रदूषण का लेवल बढ़ा है,
तो चाहे वो जल प्रदूषण कह लो, चाहे वायु प्रदूषण कह लो, चाहे मिट्टी प्रदूषण कह लो, चाहे कोई भी प्रदूषण बढ़ा है, उस लेवल पर ये जनसंख्या का रेशो जो हमारी है आज, मानव जाति जो है, अगर ये उस रेशो में यदि उसमें अपना एक बहुमूल्य समय देते चली जाएगी तो निश्चित ही हम बहुत अच्छी धरती माँ के श्रृंगार में अपना योगदान देते चलेंगे। जी बिल्कुल सर। जैसे हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छे अभियान की शुरुआत की गई है, एक पेड़ माँ के नाम। इस पहल के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये तो बहुत अच्छी और एक जीवंत जागृत पहल है जो सरकार द्वारा की गई है कि माँ के नाम। भाई, माँ के प्रति आपकी संवेदनाएं क्या है, माँ के प्रति आपके हृदय में कितनी भावनाएं उठती है, और अगर आप उस पेड़ को उस माँ के रूप में यदि देखते हैं तो क्या उसको आप मरने के लिए लगाने के बाद छोड़ दोगे? नहीं। तो ये सरकार की एक योजना जो है उसमें यह है कि माँ के नाम पर वो पौधा लगाए, तो उसमें आपका प्रेम होना चाहिए। मतलब उद्देश्य यह है कि उस माँ के पास रोज जाना है, क्योंकि माँ तो तुम्हारे पास रोज आ रही है, कभी जल के रूप में आ रही है, कभी प्राणवायु के रूप में आ रही है, कभी छाया के रूप में आ रही है, वो तो रोज आ रही है। आप उसके पास लगाने के बाद उस पौधे के पास जाते हैं या नहीं जाते? तो ये सरकार की इस पहल को मैं कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ और सभी जन से निवेदन भी करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और असंख्य पौधे लगाते हुए उनको पेड़ बनाने के लिए संकल्पित हो। जी सर। सर, मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में क्या आपको लगता है हमारी युवा पीढ़ी प्रकृति से बहुत दूर होती जा रही है? सोशल मीडिया आज के समय में प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा माध्यम है, और आप जो भी एक्टिविटी है, जो भी चीज कर रहे हैं, जो अच्छी पॉजिटिव चीज है, जो सकारात्मक है, जो समाज को, देश को अपने आगे बढ़ा सकती है, जिसमें हम युवाओं तक या सभी लोगों तक वो सूचना पहुंचा सकते हैं, जानकारी पहुंचा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। परंतु उस चीज को, जानकारी को कलेक्ट करके, उसको संग्रहित करके, उसको हमको उस पर पद चिन्हों पर चलना, ये बड़ी बात है। हम मोबाइल या सोशल मीडिया या जो भी चीज है, हम उसका युवा जो लेकर बैठ रहा है या उसका गेम्स खेल रहा है या दुरुपयोग कर रहा है या जिस भी प्रकार से उसमें चैटिंग एक्सेट्रा कर रहा है, वो उसका दुरुपयोग है। परंतु उसके ऊपर इतनी सारी सकारात्मक चीजें हैं, वो तो मानव सोच पे डिपेंड करेगा कि व्यक्ति चाहे तो उसमें सकारात्मक ढूंढ ले, व्यक्ति चाहे तो नकारात्मक ढूंढ ले। वो भाव पे डिपेंड करता है, तो मनोभाव पे डिपेंड करेगा। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे युवा अपने मनोभाव को बदले। हमारा पहला जो उद्देश्य है हमारी माँ के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारी नदी माँ के प्रति, हमारे धरती माँ के प्रति, हमारी प्रकृति माँ के प्रति, पहला उद्देश्य वहाँ वो पूरा करे, और पूरा करने के बाद में द्वितीय उद्देश्य में आपका जीवन तो आपके साथ है ही। सर, आप अपने संगठन में युवा पीढ़ी को भी शामिल करते हैं? बिल्कुल। जो है आज मेरे पास में लगभग 18 साल से लेकर लगभग 54 साल तक के सभी कार्यकर्ता, सभी सेवाभावी लोग जुड़े हुए हैं, और सारे लोग प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे से 1.5 घंटे का समय, छुट्टी के दिन 2 घंटे भी हो जाते हैं, इस प्रकार से हम लोग सब समय देते हैं। तो इसमें इतने युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लोकल लोग जुड़े हुए हैं। जिस गाँव में हम जाते हैं, जिस गली में हम जाते हैं, जिस नदी किनारे हम जाते हैं, वहाँ के युवाओं को भी हम साथ में रखते हैं, तो उनका भी हमारे को सहयोग मिलता चला आता है। जी सर। सर, आपकी नजर में भविष्य की कौन सी समस्या है जिनके लिए हमारी युवा पीढ़ी को पहले से तैयार रहना होगा? पूरी दुनिया के लिए और अपने देश के लिए प्रकृति, पर्यावरण और जल संरक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी। आने वाला समय बहुत तकलीफ का है। जब तक इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक आमजन अपनी खुद की स्व प्रेरणा से जागृत होकर कार्य करने आगे नहीं आएगा, छोटे छोटे लेवल पे भी काम होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, जिससे हम कार्य कर सकते हैं। धरती माँ को बचाने को लेकर, मिट्टी बचाने को लेकर, जल बचाने को लेकर, नदी बचाने को लेकर, तालाब बचाने को लेकर, कुंड बचाने को लेकर। बार बार हम लोगों के द्वारा जो जहाँ पर हम लोगों को नहीं स्थापित होना चाहिए था, हम लोग वहां तक भी इंटर्ड हो चुके हैं। कहीं पहाड़ों में, कहीं झरनों में, कहीं नदियों में, कहीं जंगलों में, कहीं खेतों में, जहाँ पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए था, वो वहां पर संरक्षित होना चाहिए था, वहां पर मानव जाति जा चुकी है। और मानव जाति को ईश्वर ने गुण दिए है, उस गुण का वो कहीं ना कहीं उस प्रकृति के साथ में दुरुपयोग करती है। सर, जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आप इसे कैसे देखते हैं और इससे लेकर आपकी संस्था ने क्या क्या काम किए हैं? जल संरक्षण को लेकर हम लोगों ने सबसे जो शुरुआत करी थी, हमारे बैतूल जिले की माँ ताप्ती नदी की खेड़ी घाट की हम लोगों ने सफाई का कार्य किया था। सतत अनवरत हम लोग कार्तिक मास में जो मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु वहाँ पहुँचते थे, तो वहाँ की गंदगी को साफ करना, चूंकि ताप्ती से ही पेयजल आता था, तो हम लोग का मन ये था कि भाई कम से कम वहाँ पे सफाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने 5 साल तक वहाँ पर हम लोगों ने शुरुआत करी थी। और फिर उसके बाद में माँ माचना नदी, जहाँ से भी पेयजल आता है,
जहाँ पे किसानों को खेती के लिए पानी माँ माचना नदी से मिलता है हमारी, उसकी सफाई का कार्य किया, उसके किनारे पौधे लगाने का कार्य किया। हमने कह सकते हैं कि 50 से 60 हजार के बीच में पौधे नदी के किनारों पे हम लोगों ने लगाए हैं। हम लोगों ने नदी के 22 घाटों पे लगभग 22 गांवों में जाके वहां पर जल संरक्षण को लेकर, नदी संरक्षण को लेकर कार्य किए हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों के द्वारा एक राम कुंड, एक सीता कुंड, और उसके बाद में पावन कुंड, उसके बाद में गो कुंड, ऐसे मतलब अनेकों प्रकार के हम लोगों के द्वारा छोटे मोटे बड़े तालाब, छोटे तालाब खुदाई का कार्य करके उसमें जल संग्रहण का कार्य किया है, जो कि पूरे बैतूल शहर में दिखता भी है अभी। और शुरुआत में फिर हम लोगों के द्वारा जो बारिश का पानी जो रोड पर थम जाया करता था शहर की रोडों पर, तो उसके किनारे हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग जैसा बनता है वैसे हमने सोकपिट गड्ढे बनाए थे। तो आज भी पूरे शहर में वो लगभग वाटर रिचार्जिंग का काम कर रहे होंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी सर, अंत में आप हमारे श्रोताओं को या उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पर्यावरण के लिए कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आपके मंच के माध्यम से सारे धरतीवासियों को, युवाओं को, सारे लोगों को बस यही कहूंगा कि प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण को लेकर अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं है जो अव्यवस्थित है, आप भी देख रहे हैं। बस उन अव्यवस्थित व्यवस्थाओं में आप इंटर्ड हो जाइए और अपना सेवा भाव से कार्य करना चालू कर दीजिए। प्रकृति रूपी ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद देता चलेगा और आप लोग इस कार्य में कहीं न कहीं जंग जीतकर अपने आप को स्थापित कर। जी सर, सचिव, जैसे हमने अभी जाना कि हम कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। सर, हमें पूरा यकीन है कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को अपनाकर हमारे श्रोता और युवा पीढ़ी पर्यावरण के प्रति और भी ज्यादा जागरूक होगी। आपका कीमती समय और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। अभी हमने बात की तरुण वैद्य जी से। सखियों, इनसे पर्यावरण संरक्षण पर बात करते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ, क्यों न हम अपनी हर खुशी के मौके पर एक पौधे के साथ जोड़ दें। जैसे किसी के जन्मदिन पर एक फलदार पौधा, सालगिरह पर एक फूलों वाला पौधा या किसी खास मौके पर एक छायादार पौधा। ये पौधे सिर्फ पेड़ नहीं होंगे बल्कि हमारी खुशियों के प्रतीक भी होंगे। यह न सिर्फ हमारे रिश्तों को हरियाली देंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया भी बनाएंगे। सखियों, हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल। RNTU की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ बनाओ अपना करियर फ्यूचर प्रूफ। AI, CS, सिविल, मैकेनिकल एंड मच मोर। Admission open. Visit rntu.ac.in. सखियों, अंतराल से पहले हम पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे थे, तो क्यों ना हम पौधे लगाने की शुरुआत अपने ही घर से करें। बाहर पौधे लगाने के साथ साथ हम अपने घरों में भी छोटी सी बागवानी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा जगह और मेहनत की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास बालकनी है तो उसी में एक छोटा सा प्यारा सा बगीचा तैयार कर सकते हैं। हम वहाँ पर ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनकी देखभाल करना आसान होता है, जैसे तुलसी, पुदीना, करी पत्ता, छोटे छोटे फूलों वाले पौधे। आप चाहे तो वेस्ट चीजों जैसे घर में पड़े बेकार डब्बे, बोतलों को सजाकर उसमें भी पौधे लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें, डिब्बे या बोतलों के नीचे एक छोटा सा छेद हो जिसमें पानी ज्यादा जमा न हो। अगर बालकनी नहीं है तो घर के अंदर ही खिड़की के पास छोटे से स्टैंड पर मनी प्लांट, स्नेक प्लांट या एलोवेरा जैसे पौधे लगा सकते हैं। यह न सिर्फ हमारे घर की हवा को साफ रखेंगे बल्कि इनकी वजह से घर भी खूबसूरत दिखने लगेगा। मिट्टी के लिए आप नर्सरी से तैयार मिट्टी ले सकते हैं या फिर घर पर ही मिट्टी, खाद और थोड़ी रेत मिलाकर एक अच्छा सा मिश्रण बना सकते हैं। और हाँ, हर पौधों को अलग अलग मात्रा में धूप की जरूरत होती है, तो आप उन्हें उस हिसाब से रखें। तो देखा आपने सखियों, अपने घर में बागवानी करना कितना आसान है। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम न सिर्फ अपने घर को हरा भरा बना सकते हैं बल्कि खुद को प्रकृति के और भी करीब महसूस कर सकते हैं।